नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। फडणवीस, उनके नेता और शिंदे लगातार आमने सामने आ गए हैं। इस राजनीतिक स्थिति में एकनाथ शिंदे को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री गणेश नाईक ने ठाणे में जनता दरबार आयोजित किया। ये कदम इस समय और भी दिलचस्प बन गया है, क्योंकि ठाणे एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र और उनकी शक्ति का केंद्र माना जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान गणेश नाईक ने शिंदे के खिलाफ किसी भी तरह की सीधी टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उनके इशारों से ये साफ दिखा कि उन्होंने राजनीति में किसी भी नेता के स्थायी दबदबे को लेकर संदेह जाहिर किया। गणेश नाईक ने कहा कि राजनीति में कोई भी नेता स्थायी नहीं होता, समय के साथ नेतृत्व में बदलाव आता रहता है। ये सब जनता की स्वीकार्यता पर निर्भर करता है कि किसका प्रभाव रहेगा। उनके इस बयान से स्पष्ट था कि वो ठाणे में भाजपा की बढ़ती ताकत और भविष्य में संभावित सत्ता बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे। नाईक ने यह भी कहा कि अगले महीने वो फिर से ठाणे में जनता दरबार लगाएंगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो अपने राजनीतिक प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बता दें, इससे अलग फडणवीस लगातार शिंदे के कार्यकाल के प्रोजेक्ट्स को लेकर रोक लगा रहे हैं, जांच बैठा रहे हैं और अब उनके गृह क्षेत्र में भी उनको कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे कार्यालय के एक और मामले को निशाना बनाया। यह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। बता दें, फडणवीस इससे पहले भी शिंदे के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट को रोक दिया था और जांच के आदेश दिए थे। बता दें, फडणवीस के पहले आदेश के खिलाफ शिंदे ने कड़ा बयान दिया था और कहा था कि मुझे हल्के में ना ले, मैंने सरकार गिरा दी थी। लेकिन इस बयान के दबाव के बिना अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी को जारी आदेश में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एमएसपी योजनाओं और फसल खरीद के लिए नोडल एजेंसियों के चयन में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। उन्होंने शिंदे के तमाम आदेशों को रद्द करते हुए इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए पैनल गठित किया है। महाराष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार ये आदेश पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर सवाल उठाता है। उस समय शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे। राज्य से अधिक एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए नाफेद को कई प्रस्ताव भेजे गए और बाद में उनमें से कई के खिलाफ पैसे की मांग के आरोप सामने आए। सत्तार ने इस संबंध में अभी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी आज बिहार गए। बिहार में उन्होंने आरजेडी और विपक्ष पर हमला किया। साथ ही नीतीश कुमार मंच पर दिखे, उन्होंने भाषण भी दिया। लेकिन पीएम मोदी ने जो फोटो ट्वीट किया है उसमें बिहार में बाकी नेता हैं, उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं, लेकिन नीतीश कुमार फोटो में नहीं है, गायब हैं। पीएम मोदी ने फोटो ट्वीट कर कहा है कि मखाना विकास बोर्ड बनाने का हमारा कदम इसकी खेती में जुटे बिहार के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। इससे मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में बहुत मदद मिलने वाली है। इसके साथ ही फोटो ट्वीट किया है, इसमें नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार का ना होना छोटी बात नहीं है। कहा जाता है कि पीएम मोदी बिना राजनीति के कोई भी स्टेप नहीं उठाते हैं। गले मिलने से लेकर बाकी चीज़ों तक, और फोटो कैसे लिया जाए, कौन सा फोटो अपलोड किया जाए, इसमें भी राजनीति होती है। तो अब नीतीश को गायब कर फोटो अपलोड करना और बिहार के विकास की बात करना क्या संकेत दे रहा है? सोशल मीडिया पर ट्विटर यूजर सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर में आयोजित सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता का और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी अधिक लोग इस एकता के महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले लोगों की बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बता दें, महाकुंभ में हो रहे हादसों के बाद कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था। बिहार में पीएम मोदी ने कहा कि किसान को खेती के लिए अच्छे बीज, पर्याप्त और सस्ती खाद, सिंचाई की सुविधा, जानवरों की बीमारियों से बचाना और आपदा के दौरान नुकसान से सुरक्षा की जरूरत होती है। पहले किसान इन सभी पहलुओं को लेकर समस्याओं से घिरे रहते हैं। जो पशुओं का चारा खा सकते हैं वो कभी इन स्थितियों को नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इन स्थितियों को बदल दिया है। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी की।
पीएम मोदी ने बिहार में अपने भाषण की शुरुआत में नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा, अब इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है, पूरा देश इन्हीं यानी पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेगा। ये लोग यानी आरजेडी मुस्लिम का वोट लेते थे, लेकिन हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाते थे। शशि थरूर अब कांग्रेस में नाराज हैं, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। इस सवाल के बीच में ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने थरूर के पक्ष में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की हिम्मत करने के बाद शशि थरूर को कांग्रेस में हाशिए पर तो जाना ही था। अगर उनकी हाई पब्लिक प्रोफाइल नहीं होती तो उनका आकार छोटा करना अधिक तेज और अधिक स्पष्ट होता। मालवीय ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है। शशि थरूर पर लगातार सियासी हंगामा हो रहा है। थरूर अपने लिए दूसरे विकल्प की बात कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उन्हें अधिक बहाव नहीं दे रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शशि थरूर को अपना संदेश पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए मीडिया से बात करने को मजबूर होना पड़ रहा है। संजय झा ने सीधे राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा है कि मैं आपको यहाँ सार्वजनिक रूप से लिख रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के भीतर शायद कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, इसलिए हमेशा की तरह मुझे बिल्ली के गले में घंटी बांधने दें। उन्होंने राहुल गांधी को नेतृत्व का मतलब समझाया है और एक तरह से संकेतों में कहा है कि कैसे उनका नेतृत्व लीडरशिप के मोर्चे पर पूरी तरह फेल रहा है। संजय झा ने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि नेतृत्व कॉरपोरेट या राजनीतिक या अन्य में भी मुश्किल बातचीत करने के बारे में है, ये समस्या हल के बारे में है, ये हर चीज़ को खारिज करने के बारे में नहीं है। समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागा जा सकता है। यानी संजय झा संकेतों में कह रहे हैं कि राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है, उसे मस्जिद का हिस्सा बताने वाला दावा झूठा है। बता दें, शाही मस्जिद के असल में हरिहर मंदिर होने को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इस बीच मस्जिद कमेटी ने संभल में प्राचीन कुओं की तलाश और खुदाई के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। मस्जिद पक्ष के खास तौर पर परिसर के पास के कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई। कमेटी का कहना था कि कुएं की खुदाई और उसे मंदिर का कुआं कहने से वहां पूजा शुरू हो जाएगी। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने वाले नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कहते हुए यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अब यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा है कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश कर कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की है। कुआं मस्जिद परिसर के पास है, उसके अंदर नहीं है। कुएं का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। शाही मस्जिद खुद ही सार्वजनिक जमीन पर बनी हुई है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार उथल पुथल जारी है। बाजार हर दिन गिर रहा है और गिरावट के नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों में चिंता और डर का माहौल है। सेंसेक्स 856 अंक लुढ़क कर 74,454 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 242 अंक टूटकर 22,553 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में सोमवार को आई बड़ी गिरावट से निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बता दें, विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस चिंता ने निवेशकों को आज सबसे ज्यादा परेशान किया। इसके अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट धीमी रहने की आशंका है। गिरावट का एक और कारण रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चिंताएं भी हैं। यूएस एड पर अब बीजेपी ही फंस गई है। बीजेपी जिस यूएस एड के फंड को भारत में चुनाव को प्रभावित करने वाला डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला करती रही थी, अब उससे संबंध मोदी सरकार के ही निकल आए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि यूएस एड ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में $750 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए का फंड दिया। ये फंड भारत में 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ही दिया गया। इसमें से कोई भी फंड वोटर टर्नआउट के लिए नहीं था। तो क्या अब बीजेपी, पीएम मोदी और उनके लोगों का झूठ पकड़ा गया है? यूएस एड पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिन 7 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग दी गई है उसका वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ही
प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह से उजागर किया है, जिसमें उनके विदेश मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, यूएस एड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिनका संयुक्त बजट लगभग $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तुरंत पलटवार किया है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस और उसके तंत्र की विवादास्पद यूएस एड फंडिंग से ध्यान हटाने की हताशा है। उन्होंने बताया जिन यूएस एड परियोजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आधिकारिक सरकार से सरकार भागीदारी हैं, जिन्हें पारदर्शी तरीके से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र इन निधियों को विकास के लिए राज्य को देता है, जो सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर है। मालवीय ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट में उल्लिखित परियोजनाएं जिसे जयराम रमेश ने साझा किया है 2010-11 में शुरू की गई थी और 2014-15 की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। भारत और ब्रिटेन के बीच सोमवार को मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। भारत और ब्रिटेन के बीच बातचीत दोनों देशों में पिछले साल हुए आम चुनावों के कारण रुक गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष जोनाथन रोनाल्ड से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर 2022 से कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन समझौता पूरा नहीं हो सका है। दिल्ली के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। आतिशी के आरोप पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। रेखा गुप्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अपने भ्रष्टाचार को बाबा साहेब और भगत सिंह के पीछे छुपाने का ये इनका प्रपंच है। पत्रकार इस कमरे में हैं, तो क्या सरकार के मुखिया और देश के राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? दिल्ली के सीएम ने कहा कि भगत सिंह और बाबा साहेब देश के वो पुरोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले की व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कुंभ में बदइंतजामी की वजह से जो बड़े बुजुर्ग लोग पुण्य नहीं कमा पाए, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए पुलिस वालों की एक वीडियो पोस्ट किए है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले का सेवा भाव सराहनीय और प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार उससे प्रेरणा ले। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आस्था और व्यवस्था में तालमेल नहीं बैठा पाई है और इसलिए ये सब हुआ है। ये कुंभ में साफ पानी तक नहीं दे पाए, साफ पानी केवल वीआईपी लोगों को मिला है। महाकुंभ में राज्य सरकार पर विपक्षी नेताओं के आरोप पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों है, जो खुद एक सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं और वो इस तरह की बात बता रहे हैं जैसे बहुत पीड़ित हैं, वंचित हैं, दुखी हैं। यूक्रेन मसले पर अमेरिका और रूस के बीच चल रही बातचीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है, जिसमें शी ने तनाव कम करने के राजनयिक प्रयासों के लिए चीन का समर्थन जाहिर किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.